नमः सर्वेभ्यः। सभी को आदर प्रणाम। मेरा आप मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज बताइए। यदि हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना वक्तव्य आरंभ करेंगे। आपका विषय है सोर्सेस ऑफ साइंस। इस विषय पर विज्ञान के स्रोत, इस विषय को लेकर के आप अपने भाव व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। मुझे आपकी आवाज सुनाई पड़ी है। मैं अपना वक्तव्य आरंभ करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का और मेरे अन्य वैज्ञानिक बंधुओं का सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार युवा राव सैटेलाइट सेंटर में काम करता हूँ। मैंने अत्यंत आधुनिक विषयों जैसे कि रिंग लेसर जायरो में काम किया है और उपग्रह के लिए उपयोग होने वाले HMC हाइब्रिड माइक्रोसर्किट्स में एडवांस रिसर्च करता हूँ। इसके अलावा मैं विज्ञान का संपूर्ण एक दृष्टिकोण रखते हुए कई तरह इसके अलावा मैं सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञानों का अध्ययन करते हुए अपने ज्ञान वर्धन करते हुए उसको अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग करता हूँ। यहाँ मुझे दिया गया विषय जो है सोर्सेस ऑफ साइंस यानी ज्ञान के स्रोत, इसके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। वैसे तो मुझसे पहले जो जिन लोगों ने बताया उसमें मेरा विषय संपूर्ण तरीके से बताया गया है, फिर भी मैं अपने विचार को अलग तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूँ। सोर्सेस ऑफ साइंस, विज्ञान के स्रोत अगर हम देखें तो एक शब्द में अगर कहूँ तो इस पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा जाने जाने वाले सभी विज्ञान का एक ही मात्र स्रोत है प्रकृति। प्रकृति से ही हमें सारे विज्ञान प्राप्त हुए हैं। अगर हम इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहें, आधुनिक जमाने के आधुनिक परिस्थिति में के संदर्भ में, तो आपको एक सरल भाषा में समझाता हूं मैं। अगर आप एक दुकान से जाके फल खरीदते हैं और ये पूछते हैं कि इस फल का स्रोत क्या है, तो मैं एक मोटे तरीके बोल दूंगा कि मैंने दुकान से खरीदा है, मुझे इसका सोर्स दुकान है, मैं मेरे मोहल्ले में मौजूद दुकान से मैंने खरीदा है तो इसका सोर्स वो दुकान है। लेकिन अगर वास्तविक में हम देखेंगे तो वो फल दुकान का नहीं है, उस दुकान ने बाजार से खरीदा, बाजार ने कृषि क्षेत्र से खरीदा, कृषि क्षेत्र में कोई किसान जो है वो खेती बाड़ी करके उस फल को उत्पादन किया है। अगर मैं पूछूंगा कि वो फल कृषि क्षेत्र में कैसे उत्पादन हुआ, तो उसका पुनः मुझे जवाब मिलेगा कि ये फल तो केवल इस प्रपंच के 5 तत्वों से बना हुआ है। कोई भी वस्तु, समग्र वस्तु इस ब्रह्मांड में 5 तत्वों से बनी हुई है, तो फल भी जिन 5 तत्वों से ही बनी हुई है। तो अब मैं उसका फल का स्रोत क्या समझूं कि वो पास वाली दुकान से मिला, दुकान ये स्रोत समझूं, या फिर मैं समझूं कि कृषि क्षेत्र समझूं, या फिर इस पृथ्वी के 5 तत्वों, एक में पृथ्वी ये भी एक तत्व है, इस प्रपंच में मौजूद 5 तत्वों को समझूं। तो हम जितनी गहराई पर जाएंगे वैसे ही हम विज्ञान के सोर्सेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यही आज के संदर्भ में हमें जरूरत है कि हमें जो भी सोर्स है उसको प्रमाणिकता देने के लिए हमें ये समझना है कि कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, ये ज्ञान विज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें, अगर हम ये पुस्तकें शैक्षणिक क्षेत्र में देखें, तो अगर हम कोई भी विज्ञान का सोर्सेस देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस बताएंगे, यानी कि प्राथमिक और उसके बाद द्वितीय। प्राथमिक ज्ञान ये बोलेंगे कि जो रिसर्च सेंटर पेपर्स हैं, जो वैज्ञानिक अपना रिसर्च शोध करके जो पेपर प्रकाशित करते हैं, वो एक प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सोर्सेस ऑफ साइंस माना जाता है, उसको प्रमाण माना जाता है कि वही सत्य है। जो नीचे के बाकी लेखक हैं वो अपने उस पेपर्स को पढ़ करके उसको
आधुनिक भाषा में ना जाएं, उस तरीके से उसको समझाते हैं, उसको सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ साइंस बोलते हैं, और उसी को हम पुस्तकों में और ग्रंथों में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम देखें, ये शैक्षणिक माध्यम से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वाद विवाद का विषय बन जाता है, उसका प्रामाणिकता नहीं होती। पिछले 20 साल 30 साल पहले जिसको सत्य माना जाता था, ज्ञान विज्ञान का विषय माना जाता था, जो ज्ञान हमें प्राप्त था, आज दूसरे ज्ञान ने उसको रिप्लेस कर दिया है, यानी उसकी जगह दूसरे ज्ञान ने ले ली है। जो मूल रूप से ज्ञान है, जो प्राकृतिक ज्ञान है, वही रूट तक जाना पड़ता है, मतलब उसका जड़ जो है उसको समझेंगे तभी हमें ज्ञान के सोर्सेस में समझ आएगी। तो प्रकृति ही हमारी सभी ज्ञान विज्ञान का बेसिक सोर्स है। अब हमने मनुष्य ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस प्रकृति से किस तरह से प्राप्त हुआ है, किस तरह से लिया है, उसको बारे में हमें समझने से हमें उसके ज्ञान के सोर्सेस के बारे में पता चलेगा। अगर आप देखें जेम्स वाटसन ने कैसे ये स्टीम इंजन प्रोड्यूस किया, देखा कि एक बर्तन में पानी उबल रहा है तो ढक्कन से ढक देंगे तो वो भाप से वो ढक्कन बाहर उखड़ जाएगा। तो उसके जो प्रेशर फोर्स है, जो पानी में गर्म से जो उसके भाप से प्रेशर है, उससे उस पर दबाव पड़ता है और वो ढक्कन जो है वो नीचे गिर जाता है। ये उसने देखा, वो समझा और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको उपयोग में किया। तो प्रकृति को हम देखते हैं और उस समझते हैं और उसको हम उपयोग में लाते हैं। ये तो हो गया फिजिकल अपीयरेंस, हम हमारे सामने आंखें से जो देखते हैं, ये हो गया स्थूल विचार हो गया। लेकिन सूक्ष्मता हम देखें तो उसके गहराई में जाने पर हमें अलग विचार मिलते हैं। हम अगर ये सोचें कि ज्ञान जो है ये टाइम टू टाइम चेंज होता है क्या, समय समय पर बदलाव होता है क्या, ये जो मूल रूप से जो ज्ञान है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो कभी भी उसमें बदलाव नहीं आएगा। मूलभूत तत्व एक ही है, एक ही ज्ञान है। ये मनुष्य ने अगर समझ के उसको उपयोग किया और बाद में भूल गए तो फिर दूसरा ज्ञान हो गया। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप भारतवर्ष में देखेंगे तो सनातन धर्म के जितने भी सिद्धांत है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसका मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। हमारे ऋषि मुनि ने क्या किया, मेडिटेशन करके, ध्यान में तपस्या करके, प्रकृति को अच्छी तरह से सुनकर उसको मौखिक परंपरा के द्वारा अपने शिष्यों को प्रदान किया। उसी के कुछ लोगों ने पुस्तकों में लिखा, उसी को हम शास्त्र बोलते हैं। हमारे जितने भी वेद, उपनिषद, जितने भी संस्कृत के किताब हैं, सारे ही हमारे ज्ञान के सोर्सेस हैं। तो आधुनिक काल में अगर 500 साल में कहें तो हमारे सोर्सेस ऑफ साइंस सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के पुस्तक हैं, क्योंकि ये पृथ्वी 860 करोड़ वर्षों से है और ये जो ज्ञान है उतने वर्षों से ही हम देख सकते हैं। और ये जैसे मिश्रा जी ने कहा कि ये शाश्वत है, ये कभी ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है। ये ज्ञान कभी कभी भी बदल नहीं हो सकता। ये ज्ञान जो है हमेशा से ही, इसका सोर्स जो है ये यूनिवर्स, प्रपंच ही है। तो हम जिस रूप में इसको समझते हैं, अगर आप देखेंगे 500 साल पहले जब अंग्रेज आए थे, उन्होंने जो संस्कृत के पुस्तक है उसका अध्ययन करना शुरू किया, उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में, और उसको समझकर ही उसके बाद ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आरंभ किया। और जो ज्ञान विज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखा था उसको समझ करके उसको इम्प्लीमेंट किया, उपयोग किया और उसको मतलब कार्यान्वित किया, तभी आप जाकर के मॉडर्न साइंस, आज की जो भी आप बोल देंगे, एटॉमिक एनर्जी, रॉकेट साइंस, मेडिकल साइंस, आप कोई भी साइंस बोल दो, मैं उसका पूरी तरह से प्रमाण दे सकता हूँ ये कि ये शास्त्रों से लिया है और शास्त्रों में किस रूप में लिखा गया है और उसको लोगों ने कैसे समझा और उसको कैसे उपयोग किया। बस मूलभूत रूप तत्व एक ही है, उसको हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में लिख दिया। आज के आधुनिक वैज्ञानिक जो लोग हैं उसने उसको संस्कृत की भाषा में समझ करके उसको उपयोग में लिया। अंग्रेजी लोग अंग्रेजी भाषा बोलते थे, इसलिए हम सोचते हैं कि यूरोपीय लोगों ने उसका आविष्कार किया। अमेरिकन लोग अमेरिका भाषा बोलते हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं कि उन्होंने आविष्कार किया। और अब भारत में ही देखें,
ये हमारा जो ज्ञान है ये कितने करोड़ों वर्षों से है, लाखों वर्षों की परंपरा है, ये हम कोई भी सही से नहीं बता सकते। एक उदाहरण मैं देता हूँ। 17वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट नाम केपलर, उन्होंने दिया था कि केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसी के आधार पर सारे सैटेलाइट जो है उपग्रह काम करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसका मतलब ये हम समझ लें कि केपलर ने इस प्लैनेटरी मोशन के दिया, उसके पहले कोई नहीं जानता था कि केपलर मोशन क्या है। तो मैं आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। कक्षा प्रति मंडलग भ्रमन्ति सर्वे ग्रहाः स्वचारेण मंदोच्चादुनो लोमम प्रतिलोमम चैव शीघ्रोच्चात्। इसका अर्थ अंग्रेजी में बताता हूँ। दिस मीन्स प्लैनेट्स मूव ऑन देयर ऑर्बिट एंड द ट्रू प्लैनेट्स in eccentric circles. All the planets, whether moving on their own orbit or in eccentric circles, move in their own motion anti-clockwise from the apogee and clockwise from the perigee. अगर आप ये कोई भी स्कूल पाठ्यक्रम 5वीं 6वीं कक्षा की पाठ्यक्रम में देखेंगे तो ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आपको मिल जाएगा, इसका सरल व्याख्यान आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि केपलर ने इस प्लैनेटरी मोशन तो सही तथ्य नहीं होगा। आर्यभट्टा की पुस्तक में जो मौजूद है उसका अनुवाद केवल अनुवाद है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। तो आज का आधुनिक साइंस पिछले 500 साल में संस्कृत किताबों का अनुवाद मात्र है, इसके ज्यादा एक भी तत्व नहीं है। आज का आधुनिक हम जो सोर्स अगर सही सोर्स अगर पहचान सकते हैं, वैज्ञानिक साइंस का अगर हम सही सोर्स अगर पहचान लेंगे और उसको सही सोर्स का उपयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा हम आधुनिक काल में जीवित जो रहे हैं वो आधुनिक काल नहीं, ये प्राचीन काल है। अगर आप आज के मॉडर्न जियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और अन्य लोगों की खोजबीन करेंगे तो पाएंगे कि पिछले 10,000, 20,000, 40,000 साल पहले हमारे पृथ्वी पर जिन अवशेषों का, जिन वस्तुओं का उपयोग किया गया था, उसके अवशेष उसके अभी भी आपको मिल जाएंगे। उस जमाने, उस टाइम के साइंस जो है बहुत एडवांस था। आज के कंपैरिजन में, आज की तुलना में, मौजूद वर्तमान स्थिति के विज्ञान की तुलना में अत्यधिक एडवांस साइंस था। वो कैसे संभव है? वो इसलिए संभव है कि उन्होंने सही सोर्स, विज्ञान का सही सोर्स चुना और उस विज्ञान के आधार पर उन्होंने सभी तथ्यों को, प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। कुछ नहीं, अगर आप महाभारत का जो 5,000 साल पहले माना जाता है उसमें देखेंगे तो उसके साइंस काफी एडवांस था। आज के अगर हम बात करते हैं तो रॉकेट जिस फ्यूल से उड़ता है, उस टाइम मरकुरी मतलब कि पारा समझते हैं, उससे उड़ता था। आज अमेरिका, उसके नासा जो है उसका शोध कर रहा है कि मरकुरी को यूज करके कैसे एक रॉकेट बनाया जाए। आज अगर आप देखेंगे तिरुपति देवस्थानम और DRDO मिल करके वेद और उपनिषद में जो ज्ञान है उसको अनुवाद करके मिसाइल बनाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अगर आप इंडिया के कोई भी मंदिर में जाएंगे, प्राचीन मंदिर में जाएंगे, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उसको समझने में ही आज के लोगों की क्षमता नहीं है, सक्षम नहीं है। आज के आधुनिक मनुष्य हमारे मंदिरों में उपयोग की गई टेक्नोलॉजी को, तकनीक को समझने के सक्षम ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम आधुनिक ज्ञान में जी रहे हैं, हम आधुनिक काल में जी रहे हैं? ये हमारा भ्रम केवल एक भ्रम है, हमारा एक मिथ्या में हम एक मिथ्या पदार्थ बोल रहे हैं कि हम लोग एडवांस्ड हैं, हम आधुनिक विज्ञान में हैं, हम लोग ने अब बहुत बड़े आविष्कार कर दिए हैं। ये तथ्य को समझने के लिए हमें सोर्स, जड़ तक जाना पड़ेगा। हम केवल पास वाली दुकान के फल में खरीद करके कि फल दुकान ने फल प्राप्त किया तो उससे हमारा पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। अगर आप पूरी दुनिया भर के पुराने इमारतों के में देखोगे, ब्राजील में, अगर कोई भी कंट्री हो, साउथ अमेरिका में ब्राजील है, क्यों अर्जेंटीना है, वहाँ के जो कितने विशाल चित्र है वो कोई मनुष्य द्वारा निर्मित ही नहीं कर सकते हैं कितने हजारों साल पहले। और अमेरिका में जितने बड़े बड़े पिरामिड हैं, जितने मतलब कि देखे गए हैं, उनका निर्माण एडवांस टेक्नोलॉजी से ही संभव है। HQB ब्लॉक्स है, पिरामिड हो, या फिर भारत के ही अगर आप एलोरा में कैलाश
एलोरा में जो कैलाश मंदिर है, एलोरा केव्स में एक जो मंदिर है कैलाश मंदिर, उसका निर्माण आज का आधुनिक वैज्ञानिक कोई भी मुझे ये साबित कर दे कि इसको कैसे निर्माण किया जाए, तो ही मैं मान लूंगा कि आज का विज्ञान आधुनिक है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस बात का प्रमाण या सिद्ध नहीं कर पाया है कि एलोरा का मंदिर का कैसे निर्माण हो सकता है। मैं पूरा चैलेंज देता हूं पूरी दुनिया के सभी साइंटिस्ट को कि कोई ये सिद्ध कर दे कि एलोरा मंदिर का कंस्ट्रक्शन कैसे संभव है। आज के जमाने में संभव नहीं है। उस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए जो मशीन का यूज किया गया था, वो ऐसी मशीन है जो पारा पत्थर को एक वेपर यानी कि भाप में कन्वर्ट कर सकता है। इस बात का व्याख्यान हमारे शास्त्रों में है और आज के आधुनिक संस्कृत के विद्वानों ने इसको पढ़कर समझाया भी है। लेकिन भारतवर्ष में संस्कृत के पढ़ाई का अभाव के कारण लोगों को असली वास्तविकता का कोई भी ज्ञान नहीं है। आज के दिन भारत में संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के जानकार अत्यधिक कमी है। 1%, 130 करोड़ की आबादी में मुश्किल से 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को संस्कृत का ज्ञान होगा। अगर हम संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करें, संस्कृत पढ़ें, तो हमें पता चलता है कि हमारी संस्कृत की किताबों में कौन सा ज्ञान विज्ञान लिखा गया है। जर्मन के लोगों ने इसका महत्व समझ लिया, इसलिए जर्मन दुनिया का इंजीनियरिंग कैपिटल माना जाता है। आज इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड में हो, आज इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो, उसका इंजीनियरिंग में नंबर 1 या लीडर को उसको माना जाएगा जर्मनी को। अगर आप स्पेस साइंस की उत्पत्ति को देखें, कैसे उत्पन्न हुआ, मॉडर्न रॉकेट साइंस कैसे पैदा हुआ, इसके ब्रीफ हिस्ट्री में आपको बताता हूँ। श्रीरंगपट्टनम की युद्ध में जो अंग्रेजों ने देखा कि भारत के लोग रॉकेट इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये क्या विज्ञान है, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा। भरद्वाज मुनि का जो वैमानिक शास्त्र है वो समझ नहीं पाए, फिर बाद में उन्होंने इसको बात को छोड़ दिया। हिटलर के शासनकाल में जर्मनी के वैज्ञानिक, जर्मनी के लोग आकर के भारत के ऋषि मुनियों से ट्रेनिंग ली, शास्त्रों को समझा, पढ़ा और उसको जाके इम्प्लीमेंट किया। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था और 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। 20 साल का कालांतर में जर्मनी में कुछ भी नहीं था और अचानक से एक दिन उठ करके उनके पास 2 रॉकेट हैं, हेलीकॉप्टर हैं, एटम बम, सब कुछ है। ये कैसे संभव है? आज के आधुनिक ज्ञान के इसके पहले जो स्पीकर्स हैं, उन्होंने बताया कि रिसर्च बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, उनको एक्सपेरिमेंट करते करते 100, 200, 500 साल लग जाएंगे और 20 साल के कालांतर में, 20 साल तो मतलब मैं गैप बता रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का टाइम बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर एक ऑर्डिनरी सोल्जर था, एक सिपाही था, कि जो साइंटिस्ट बोलते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने यहाँ भारत में आए, यहाँ के ऋषि मुनियों से पढ़ा, उसको समझा, वहां जाके इम्प्लीमेंट किया, फिर उसको यूज किया और उन्होंने कॉन्फिडेंस पैदा किया। उसके बाद ही उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया। तो ये मतलब कि आधुनिक ज्ञान बोलता है कि हम रिसर्च बेस्ड है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, हर चीज को मतलब कि हम देख के परख करके उसको एक्सटाइल करके करेंगे, ये सब मिथ्या है। MIT जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें सारे आविष्कार किए गए हैं, वो केवल अनुवाद मात्र हैं। ये सारे वैज्ञानिकों ने अपना साक्षात इंटरव्यू भी दिया है। अगर रॉबर्ट ऑपनहाइमर की बात करें, जिन्होंने एटम बम बनाया हो, या अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करो, ये सारे संस्कृत के विद्वान से थे और कुछ नहीं। आज लास्ट 100-200 ईयर्स, पिछले 100 साल के जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये कोई साइंटिस्ट के आधार पर नहीं, बल्कि ये केवल संस्कृत के विद्वान हैं, इसीलिए साइंटिस्ट बन पाए हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सारे संस्कृत के विद्वान हो चुके हैं। इस बात को आधुनिक विज्ञान नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अब किसी भी साइंटिस्ट की अपनी ऑटोबायोग्राफी देख लीजिए, चाहे जगदीश चंद्र बोस हो, तालपड़े हो, जिन्होंने रॉकेट एरोप्लेन बनाया, सारे के सारे आधुनिक वैज्ञानिक सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के पुस्तकों में जो विज्ञान प्राप्त किया, उसको अनुवाद करके, उसको इम्प्लीमेंट करके, उसको समझकर ही आधुनिक जमाने के ये मॉडर्न इक्विपमेंट सब बना पाए हैं। तो आधुनिक काल में अगर मैं कहूँ तो हमारे सोर्स ऑफ साइंस सिर्फ और सिर्फ भारत के संस्कृत के पुस्तक हैं। और मूल रूप से अगर जड़ तक जाने चाहेंगे तो ये प्रकृति ही हमारा सोर्स ऑफ साइंस है।
आप ये ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ने जब ये सृष्टि बनाई तो पूरे विज्ञान को एक हार्ड डिस्क में यानी प्रकृति में स्टोर करके रख दिया। जिसको ज्ञान की जरूरत है वो प्रकृति से बात करे, अपने अपने को प्रकृति से कनेक्ट करे और कनेक्शन एस्टैब्लिश करते ही फाइल ट्रांसफर कर लीजिए, प्रकृति से अपने फाइल ट्रांसफर को अपने दिमाग में कर लीजिए। बस इतना सिंपल है। यही बात हमारे ऋषि मुनि ने बताई। आज के आधुनिक ज्ञान को यही जरूरत है। इसके अलावा और कोई ज्यादा रिसर्च और इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट करो, कनेक्शन एस्टैब्लिश करो और फाइल ट्रांसफर करो। प्रकृति में जो ज्ञान मौजूद है वो कभी चेंज नहीं होगा, कभी बदलाव नहीं होगा, वो हमेशा एक ही रहेगा। और उसके बाद आपके जो सारे सवाल है पिछले स्पीकर्स के जितने भी संशय या डाउट थे वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। हमें फिर से अपने आप को प्रकृति से कनेक्ट करने की जरूरत है। जैसे हम कनेक्ट कर देंगे हमें अपना रियल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्यवाद।